बृहस्पति ग्रह, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को लगता था कि उन्होंने लगभग इसके बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन अचानक से इसके बर्ताव ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों को इसकी ओर खींच लिया है। वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जुपिटर ग्रह पर रहस्यमय ढंग से हुए बड़े बदलाव और विशाल घटनाएं वैज्ञानिकों ने जब से देखी हैं, विज्ञान जगत में हलचल मच गई है, जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। इन घटनाओं ने बृहस्पति की पावर, उसका विचित्र बर्ताव और वैज्ञानिकों के लिए अनगिनत प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा और उत्कृष्ट ग्रह है। यह ग्रह अपनी महानता, अपने विशाल साइज और रहस्यमय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका विशाल आकार, उच्च तापमान और आकर्षणीय रंग विज्ञान के अद्भुत विषय बनाता है। जुपिटर के चारों ओर गूंजती भयानक आवाज, इसकी हड्डियां तोड़ने वाला सघन वातावरण, इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और रहस्यमय उपग्रह इसके चारों ओर एक अजीब सी रौनक पैदा करते हैं, इसे मनमोहक बनाते हैं। इस ग्रह की अद्वितीयता और रहस्यमय स्वभाव ने हमेशा से मानव बुद्धि को इसकी ओर आकर्षित किया है और प्रेरित किया है कि इसका अध्ययन और भी रोचक ढंग से किया जाए। आज भी इसका अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए रोचक और महत्वपूर्ण बना हुआ है। बृहस्पति पर होने वाली इन विचित्र घटनाओं ने वैज्ञानिकों को एक बार फिर से और भी जिज्ञासा पैदा करने के लिए मजबूर कर दिया है और मजबूर कर दिया कि इस ग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज तक हमने जो भी जाना है इस ग्रह के बारे में, ये सबसे ज्यादा संभव हो पाया है तो जेम्स वेब टेलीस्कोप और जूनो मिशन की वजह से। इनकी वजह से हम जुपिटर के बारे में तो जानकारी हासिल करने में सक्षम हुए, साथ ही उसके चंद्रमाओं के बारे में भी काफी जानकारी हासिल कर ली। जुनो जुपिटर के वातावरण में लंबे समय से घूमता रहा और डेटा जमा करता रहा। इसने कई हैरान करने वाली इमेजेस कैप्चर की हैं और कई रहस्य को भी सुलझाया है। तो चलिए जानते हैं सब वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह पर क्या देख लिया, जिसके बाद इस ग्रह को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने लगी। जुनो ने जुपिटर की पोल पर अपनी उड़ान के दौरान एक बहुत बड़े लाइटनिंग बोल्ट को देखा था। पृथ्वी पर हम इस तरह की लाइटनिंग बोल्ट किसी खास तरह के बादलों से एक्सपेक्ट करते हैं, जो ज्यादातर इक्वेटर के करीब होते हैं। रिसर्चर के मुताबिक जुपिटर पर यह बादल काफी अलग हैं और इनमें पानी और अमोनिया के होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और खास बात तो यह है, ये जुपिटर के पोल्स के काफी करीब है। ये जुपिटर के पोलर रीजन की आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, जहां आप ये साफ देख सकते हैं कि यहां ये रीजन चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आप छोटा सा बिंदु समझ रहे हैं। ये एक विशाल लाइटिंग प्रतिबिंब है। जूनो ने इनमें से ही एक लाइटनिंग स्ट्राइक की इमेज को कैप्चर किया है, जो देखने में बड़ा विशाल है। इस इमेज में कैप्चर की गई ये लाइटनिंग स्ट्राइक कम से कम कुछ 100 किलोमीटर लंबी है और जाहिर तौर पर यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होगी। इसकी एग्जैक्ट पावर का अनुमान वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। पिछले कुछ समय में जूनो मिशन ने जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में इनक्रेडिबल डिटेल्स रिवील किए हैं। उसके बारे में अनेक रहस्य उजागर किए हैं और जुपिटर के प्रमुख रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। जूनो इस प्लेनेट के काफी वाइड आर्क में चक्कर लगा रहा है और साथ ही ये बियॉन्ड द मैग्नेटिक स्फीयर भी जाता है, जिससे ये मैग्नेटोस्फीयर के लार्ज पार्ट का डेटा कलेक्ट कर पा रहा है और इसी वजह से यहाँ ओवरऑल चेंजेस को भी मेजर कर पा रहा है। यह अब तक करीब 50 ऑर्बिट पूरे कर चुका है और इस दौरान ये हमेशा मैग्नेटोस्फीयर की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा था। जूनो की कुछ शुरुआती डिस्कवरीज में से एक मैग्नेटिक फील्ड के ओवरऑल एज के बारे में है, जैसे कि रिसर्चर ने प्रेडिक्ट भी किया था कि सोलर विंड और जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर की बाउंड्री पर यह विशाल घूमती हुई प्रतीत होती है। इसे केल्विन हेल हॉल इंस्टेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। यह कुछ ऐसा है जो किन्हीं खास कंडीशन में पृथ्वी पर भी फॉर्म होता है। जैसे कुछ खास तरह के बादल बनते हैं, ये इंस्टेबिलिटीज तब पाई जाती है जब दो अलग अलग फ्लूइड्स के बीच बाउंड्रीज पर वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। इस केस में फ्लूइड जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर है, जो जुपिटर के प्लाज्मा द्वारा बनाया गया है। यहां पर डाटा से कंफर्म हुआ कि वेव्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं और डेफिनेटली ह्यूज हैं। यह हमारी डिस्कवरी थी, लेकिन मैग्नेटोस्फीयर के बारे में एक और ज्यादा महत्वपूर्ण खोज ने एक मेजर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया, जो अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। एक खास विशेषता जो जुपिटर को बेहद अजीब बनाती है वो ये है असामान्य बैंड्स। इन्हीं कारणों से ये बैंड्स अलग अलग दिशाओं में भी मूव कर जाते हैं और इस समय के साथ साथ एक्सचेंज भी होते रहते हैं। लेकिन आखिर ये काम कैसे करते हैं और इस समय के साथ साथ बदलते क्यों हैं?
ये अभी तक पता नहीं था, लेकिन हाल ही में एक स्टडी ने फिर से मैग्नेटोस्फीयर का उपयोग करते हुए जुपिटर की एक ऐसी विशेषता पर फोकस किया है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त थी। जुपिटर ग्रेट ब्लू स्पॉट। ये ब्लू स्पॉट मैग्नेटोस्फीयर का परिणाम है और हाल ही के डेटा के अनुसार ये ईस्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब ये अपनी गति को धीमा कर रहा है और शायद भविष्य में ये अपनी दिशा भी बदल सकता है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड द्वारा उत्पन्न वेव इतनी ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होती हैं कि इनके जुपिटर के वातावरण में बड़े बदलाव आते हैं। पिछले कुछ दशकों में इसके बारे में सूर्य पर भी स्टडी की गई है। वैज्ञानिकों ने सूर्य और जुपिटर के काम करने के तरीकों के बारे में कुछ मजेदार खोजें की हैं। सूरज की मैग्नेटिक फोर्सेस यानी कि उसकी चुंबकीय शक्तियां उसकी सतह पर सन स्पॉट बनाती हैं। इसी तरह बृहस्पति पर स्ट्राइप्स होते हैं जो छोटे पैमाने पर होने वाले मैग्नेटिक इंटरेक्शन से बनते हैं। ये स्ट्राइप्स आगे पीछे मूव करती रहती हैं जिससे ये अजीब से पैटर्न बनते हैं जो अभी भी कुछ हद तक रहस्यमयी हैं। इनके पीछे का कारण जानने की वैज्ञानिक जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। इंफ्रारेड लाइट में होने वाले चेंजेस और उनके जुपिटर के अपर एटमॉस्फेयर पर प्रभाव को अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। फिर भी ये डिस्कवरी रोमांचकारी है क्योंकि ये हमें ऐसी नई जानकारियां देती है जो हमें पहले नहीं पता थी। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने JWST ने जुपिटर के मून्स, जिन्होंने गैलीलियन मून्स भी कहते हैं, के बारे में नई जानकारी दी है। जूनो की तरफ से एक तस्वीर सामने आई है और ये है जुपिटर का सबसे करीबी मून आयो। यह तस्वीर 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई है। यह तस्वीर विजिबल और इंफ्रारेड लाइट्स दोनों में ली गई है। जूनो जुपिटर के बेहद करीब से उड़ान भर रहा है। 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में जूनो ने जुपिटर के बहुत करीब से उड़ान भरी। करीब 1500 किलोमीटर की ऊंचाई से कुछ अमेजिंग पिक्चर क्लिक की हैं जो आने वाले कुछ महीने में हमें देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सल्फर मोनोऑक्साइड जैसी चीजों की खोज की। यहाँ जो मून गैनीमेड की पिक्चर है उसमें बहुत कुछ मजेदार दिखाई दे रहा है। इसमें जो रेड स्पॉट है यह हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिटेक्शन का रिजल्ट है। इस पर पोलर रीजन, साउथ वॉल और नॉर्थ वॉल में हाइड्रोजन परऑक्साइड पाया गया है। लेकिन आखिर यह आ कहां से रहा है? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह जुपिटर के ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेडिएशन का परिणाम है। जब मून की सतह पर रेडिएशन स्ट्राइक्स होती है तो ये कई एलिमेंट्स को चेंज कर देता है। इन्हीं एलिमेंट्स में एक है पानी। वाटर आइस किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर इसे वाटर आइस रेडियोलिसिस के नाम से जाना जाता है। मजेदार बात यह है कि इसे यूरोपा पर भी खोजा गया है, लेकिन यूरोपा पर ऐसा लगता है कि कई अलग अलग स्थानों पर है, किसी खास जगह पर लोकलाइज्ड नहीं है। लेकिन गैनीमेड में ये या तो नॉर्थ में है या फिर साउथ में। वैज्ञानिकों को यह समझने में थोड़ा समय लग गया कि ज्यादातर गैनीमेड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा शक्तिशाली है जो सौर पदार्थों को बड़ी संख्या में बाधित करता है, उन्हें रोकता है, उनकी दिशाओं को परिवर्तित करता है और उसके चारों ओर एक कोणीय किरणों को उत्पन्न करता है जो इसे देखने में बहुत ही भव्य और रोचक बनाती है। गैनीमेड इकलौता ऐसा चंद्रमा है जिसके बारे में हम जानते हैं। इसका मैग्नेटोस्फीयर रिलेटिवली मजबूत है और यहां तक कि अरोरा को प्रोड्यूस करने में भी सक्षम है। अरोरा तो आप जानते ही होंगे, आकाश में दिखने वाले रंग बिरंगे रंगों की बारिश, जिसे अरोरा कहा जाता है। पता चला कि यह सरफेस केमिस्ट्री को भी प्रभावित करता है और इसलिए यहां जुपिटर साउथ ईस्ट में एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करता है। ऐसा लगता है कि ये एलिमेंट्स मून के चारों ओर खास रीजन की ओर गाइड होते हैं, लेकिन गैनीमेड पर ऐसा लगता है कि वास्तव में स्पेसिफिक पोलर रीजन में हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे कुछ केमिकल्स को डिपॉजिट करता है। तो यहां मैग्नेटोस्फीयर एक तरह के केमिकल्स फनल के रूप में काम करता है। इसका वास्तव में मतलब यह है, अगर हम कभी गैनीमेड पर जाते हैं तो हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां सभी चीजें कंसंट्रेटेड हों। यह सब काफी हद तक मैग्नेटोस्फीयर द्वारा संचालित होता है, इसलिए यह बहुत ही मजेदार मैकेनिज्म है जिसने किसी दूसरे सिस्टम के मून को भी प्रभावित किया होगा और यहां तक कि दूसरे ग्रह को भी प्रभावित किया होगा। ये मानते हुए कि उनके पास समान स्थितियां और समान घटनाएं हैं, लेकिन फिजिक्स ऑब्जर्वेशन के अलावा एक थ्योरेटिकली स्टडी भी है जिसने इन मून्स के बीच अंतर को समझाते हुए कुछ असामान्य खोजें की हैं। शायद किसी समय में जुपिटर यंग रहा होगा, तो शायद उस समय वह बहुत गर्म था और ये आज से 10,000 गुना ज्यादा
चमकदार भी था। शुरुआती दिनों में बृहस्पति की ओर आने वाले रेडिएशन से इन मून्स का सारा पानी वेपराइज हो गया होगा, उन्हें बेहद ड्राई और कुछ हद तक चट्टानी बना दिया। अब यूरोपा को एक आइसी मून के रूप में जाना जाता है और इसके नीचे एक अपेक्षाकृत बड़ा ओशियन भी है, यानी कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे समुद्र होने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके नीचे बहुत थोड़ी मात्रा में पानी मौजूद होने की संभावना है। ये चांद जुपिटर से जितना दूर जाएंगे इनकी डेंसिटी उतनी कम होगी और पानी में बर्फ का अनुपात भी उतना ही ज्यादा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।